मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी ये वीडियोस आप देख रहे हो आपके लिए मेरे तरफ से ग्रीटिंग्स। सबसे ज़रूरी बात है वी आर हेयर टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ एंड द चेंज इन फिनोमिना इज़ कि वी आर हेयर विद द टॉपर्स नोट, इसीलिए थोड़ा टाइम लगा था टॉपर्स नोट इकट्ठा करने में। नाउ वी आर हेयर विद द टॉपर्स नोट, और टॉपर्स नोट इसलिए बिकॉज वी आर गोइंग टू क्लियर एवरी एंड ईच लाइन ऑफ NCERT, ताकि जब भी आपका एग्ज़ाम हो, वेदर इट इज़ योर बोर्ड एग्जामिनेशन और वेदर इट इज़ योर नीट एग्जामिनेशन या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जिसमें आप अपीयर करेंगे, उनमें यही NCERT की बुक से ही लाइन उठाई जाती है और वही लाइन वहाँ पर पूछा जाता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है व्हेन यू आर अवेयर विद द टर्म्स, आपने कभी वो टर्म सुने होंगे और कभी बुक को पढ़ा होगा तो वो और आसान हो जाता है। लेकिन मैं जानता हूँ ये चीज़ कि बहुत सारे बच्चे PDF से रिवाइज़ करते हैं, बहुत सारे बच्चे नोट्स से रिवाइज़ करते हैं, लेकिन एज अ रिज़ल्ट या नोट से पढ़ते हैं, रिवीजन तो बात की बात है, नोट से पढ़ते हैं, लेकिन एज अ रिज़ल्ट होता क्या है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द लाइंस ऑफ NCERT। और जब उनका एग्जामिनेशन होता है तो एग्जामिनेशन में कई बार उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है बिकॉज दे आर नॉट अवेयर अगेन विद दीज लाइन्स। इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये लाइन लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं ये सीरीज़ आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाला है बिकॉज यहाँ पर हम लोग लाइन बाय लाइन चलेंगे, लेकिन इसे मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ लाइन, आई एम गोइंग टू मेक यू क्लियर ईच एंड एवरी लाइन, और उसी से मैं लिंक करते हुए जो इसके पीछे थ्योरी चल रही है, जो भी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं, उन सारी चीज़ों को आपके लिए लेकर मौजूद हुआ हूँ। अब आप सभी का मन चाहूँगा, सुनिएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ नाम से ही पता चल रहा है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हेल्थ ऑफ ह्यूमन, और उनमें क्या क्या डिजीज़ेस होती हैं उनके बारे में। डिजीज़ेस सारी नहीं पढ़नी है अपने को, जितनी अपनी कोर्स में है बस उतना ही पढ़ना है, दैट्स इट। यहाँ पर पहली लाइन में देखो जो जो मार्क्ड है वहाँ पे मैं हाइलाइटर चलाऊँगा ताकि समझ में आए, लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है, ये कर्सर दिख रहा होगा, ठीक है, आराम से इस कर्सर पे फोकस करना। पहला बोला गया हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज कंसिडर्ड एज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर इज़ अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। काफ़ी समय से ये जाना जा रहा था कि स्टेट ऑफ बॉडी और माइंड का ही नाम हेल्थ है, जिसमें कुछ टाइप के ह्यूमर्स भी मौजूद हों, और यही कुछ ग्रीक्स जो अर्ली ग्रीक्स थे जिनका नाम हिप्पोक्रेट्स दे दिया गया, और एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम भी इसी चीज़ को फॉलो करता है। लेकिन फिर एक समझने वाली बात ये आगे एक थ्योरी नई निकल कर आई जिसको डिसअप्रूव किया था विलियम हार्वे ने। देखो एच याद रखना है, टॉपर्स के नोट हैं। विलियम हार्वे, एच से हार्वे, एच से ह्यूमर, एच से हाइपोथेसिस, एच से हेल्थ, मतलब विलियम हार्वे ने डिसअप्रूव किया था गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ। और इसमें एक बात बताई गई थी उससे पहले कि जो भी पर्सन जो ब्लैक बाइल जिनके पास होता है वो ब्लैक बाइल पर्सन हॉट पर्सनैलिटी से बिलोंग करते हैं। हॉट पर्सनैलिटी सिंपल मीन्स कि उन पर्सन के बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा गर्म होते हैं, इसी वजह से उनको फीवर वुड हैव फीवर्स हो सकता है। क्लियर है। फिर इसमें बताया गया कि डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन किसने किया, विलियम हार्वे ने, और यूज़ क्या किया, ये ज़रूरी है, एक्सपेरिमेंट किया था, पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल मेथड किया, जिसकी वजह से एंड द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन्स विद अ ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मामीटर डिसप्रूव द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ। तो यही ब्लैक बाइल पर्सन के जो डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ था, इसमें एक्सपेरिमेंट करने वाले विलियम हार्वे थे, और इन्होंने ही डिसप्रूव किया था गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ। इज़ दिस क्लियर नाउ? इतनी बात क्लियर है। ये लाइन बच्चे पढ़ते नहीं हैं और कभी कभी क्वेश्चन उठकर आते भी हैं बिकॉज अगेन दिस इज़ द लाइन ऑफ योर NCERT, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ें। फिर देखो अब रिसेंटली ईयर में बायोलॉजी क्या मानती है कि हमारा माइंड इन्फ्लुएंस होता है हमारे न्यूरल सिस्टम से और साथ ही एंडोक्राइन सिस्टम से। फिर से एक बार, दो लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हमारा माइंड किससे किससे इन्फ्लुएंस होता है, पहला न्यूरल सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब हमारे न्यूरॉन से भी और हमारे हार्मोन से भी। अगर इन दोनों में ही चेंज आया तो माइंड में चेंज आएगा। एज अ रिज़ल्ट हमारा इम्यून सिस्टम भी चेंज होता रहता है, और इसी के कारण हमारे इम्यून सिस्टम मेंटेन करता है हमारी हेल्थ को। तो मोटा मोटा अगर बोला जाए तो जो हमारी हेल्थ है, दिस इज़ नथिंग बट द इम्यून सिस्टम वी हैव। इज़ दिस क्लियर? आई थिंक क्लियर है। कोई भी अगर दिक्कत आ रहा हो डू कमेंट इन द चैट बॉक्स, आई विल बी देयर विद फॉर क्लियरिंग योर डाउट्स। आई थिंक क्लियर है। अब आगे समझो, हमारे बॉडी को, हमारे हेल्थ को अफेक्ट हो सकती हैं, अलग अलग चीज़ें अफेक्ट भी कर सकती हैं। तो पहली बात समझो, हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय, पहली बात कौन कौन सी है, पहला है जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ, तुमने पढ़ा है पिछले क्लासेस में,
डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, जितने भी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं वो सारे कौन से थे, जेनेटिक डिसऑर्डर्स थे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स थे, कौन से थे, नाम पढ़े हो ना, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सारे क्या हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स ही हैं। तो ये बात बहुत सिंपल है कि अगर हेल्थ है तो हेल्थ अफेक्ट हो सकती है इन्फेक्शन से भी, जेनेटिक डिसऑर्डर से भी, और साथ ही लाइफ स्टाइल, जैसा तुम खाना पीना खाओगे, जैसे तुम एक्सरसाइजेज वगैरह करोगे, उसके हिसाब से हेल्थ अफेक्ट होगी। बच्चों समझना, आपको ये समझना ज़रूरी है कि हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स अबाउट मेकिंग इट वर्सन, उसे ख़राब करना नहीं होता है। अफेक्ट का मतलब ये होता है कि हो सकता है उससे फ़ायदा हो सकता है उससे नुकसान हो। जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर इन्फेक्शन है, ख़राब लाइफ स्टाइल से नुकसान हो रहा, उसी जगह अगर एक्सरसाइज और रेस्ट की बात करो, रेस्ट इन अ प्रॉपर अमाउंट, एक्सरसाइज और रेस्ट की बात करो, तो हेल्थ अच्छी हो रही है, दैट मीन्स अफेक्ट वो भी कर रहा है, तो ये भी फैक्टर बन जाएगा। इज दिस क्लियर नाउ? तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर समझो, फिर आगे बोल दिया गया है जो टर्म हेल्थ है, जो टर्म हेल्थ है वो फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है एवरीबडी के द्वारा, मतलब सब लोग यूज़ ही करते हैं, वो कुछ नई बात नहीं है। लेकिन ये बताता क्या है, फिर समझो, ये कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, ये एक डेफिनेशन है जो याद कर लो भाई। समझो, हेल्दी का मतलब ये नहीं होता है दैट यू आर ओनली मेंटली हेल्दी, बट इट सिंपली मीन्स कि मेंटल हेल्थ के साथ फिजिकल हेल्थ भी होना चाहिए, और साथ में सोशल वेलबींग, मतलब सोशली भी वो बंदा हेल्दी होना चाहिए। आगे योगा का जिक्र किया गया है कि यार योगा वगैरह प्रैक्टिस से हम लोग की इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है, फिजिकली और मेंटली हेल्थ को भी हम अचीव कर पाते हैं। ठीक है, ये बात सबको पता है। आगे यहाँ से डिजीज़ से अपने को पढ़ना है, बिकॉज उधर वाली लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। डिजीज़ में देखो दो टाइप का डिजीज़ आ जाएगा, एक है इन्फेक्शस डिजीज़, दूसरा है नॉन इन्फेक्शस डिजीज़। इट इज़ एज सिंपल एज यू लर्न इट इन क्लास 4th और 5th। तुमने कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़ा होगा, या तो मे भी आपने इन्फेक्शस या नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ को पढ़ा होगा। तो ऐसी डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो पाए, ईजिली ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, आर कॉल्ड इन्फेक्शस डिजीज़। और ऐसे जो एक से दूसरे में ना जा पाए वो नॉन इन्फेक्शस है। यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में कुछ ये दिख रहा है, ये सही से स्कैन नहीं हो पाया, एक्चुअली दीज आर द नेम्स ऑफ डिजीज़ जो इन्फेक्शस है और नॉन इन्फेक्शस है। तो कुछ के एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ, ये कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक बात बस एग्जांपल के तौर पे सुन लो। नॉन इन्फेक्शस, जैसे किसी के बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है तो दूसरे के बॉडी में तो फैलेगा नहीं, तो जितनी भी न्यूट्रिशन की कमी वाले, जैसे मेरस्मस हो गया, जैसे क्वाशियोरकर हो गया, जैसे अनीमिया हो गया, या डिप्रेशन हो गया, ये सारे कौन से हो गए, नॉन इन्फेक्शस डिजीज़। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलते। उसी जगह अगर इन्फेक्शस डिजीज़ की बात करोगे तो जितनी भी होती है, मलेरिया हो चाहे कोरोना वायरस, यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट दिस। साथ ही जितनी भी और कौन सी डिजीज़, जैसे टाइफॉइड हो गया, और जितनी अभी नीचे पढ़ोगे, वेदर इट इज़ रिंग वॉर्म वाली डिजीज़ या व्यूचर एरिया वाला या एंटमीबा हिस्टोलिटिका वाला, अभी आगे पढ़ना है ये सारी चीज़ें। तो जितनी भी डिजीज़ेज़ होंगी वो सारी कौन सी होंगी, कम्युनिकेबल हो जाएगी, या तो सिंपल भाषा में बोले तो इन्फेक्शस हो जाएगी। इज़ दिस क्लियर नाउ? अब आते हैं आगे। देखो, कॉमन डिजीज़ेज़ का अपना पूरा टॉपिक है, ये टॉपिक आराम से समझना है। कॉमन डिजीज़ेज़ इन ह्यूमंस, यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि देखो ह्यूमन में अगर बताया जाए तो बहुत सारे लोग डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है, हेलमिंथीज़, हेलमिंथीज़ मतलब वॉर्म्स, ये सारे हो सकते हैं। तो जो भी ह्यूमन में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में डिजीज़ कॉज करा दे उनको हम बोलेंगे डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जिसका नाम होगा पैथोजन। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर समझना, जितने भी पैरासाइट्स होते हैं वो पैथोजन है। समझो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है। पैथोजन एक बड़ा क्लास है। जैसे बोला गया, तुम स्कूल में पढ़ रहे हो और स्कूल में क्लासरूम में पढ़ रहे हो, तो अगर ये पूछा जाए आपसे कि बड़ा क्या है, स्कूल बड़ा है कि क्लासरूम बड़ा है, तो आप झट से बोलोगे कि सर स्कूल बड़ा है। तो सिमिलरली पैथोजन इज़ अ ग्रुप, बहुत ही बड़ा ग्रुप है, जिसमें कौन आते हैं, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स आते हैं। अब डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स का एक छोटा पार्ट है पैरासाइट, मतलब कोई किसी के बॉडी पे रह के अगर उससे न्यूट्रिशन ले रहा होगा तो डेफिनेटली वो उस पर डिजीज़ कॉज कर रहा होगा। तो यही बोला गया है कि मोस्ट पैरासाइट्स क्या होते हैं, वहाँ पर पैथोजन होते हैं, क्योंकि वो होस्ट को क्या करते हैं, हार्म करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, पैथोजन कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स। और पैथोजन हमारे बॉडी में अलग अलग तरीके से जा सकते हैं, बॉडी में चले जाएंगे। ये कोई लाइन पूछने वाली नहीं है। ये देखो, नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़ हम लोग के बॉडी का ले लेते हैं, दैट सिंपली मीन्स बैक्टीरिया आएगा, वायरस आएगा बॉडी में, बॉडी की ही वाइटल एक्टिविटी की तरह काम करने लगेगा, और मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल सिमिलैरिटी भी ले आता है, और बाद में बॉडी को ही डैमेज करने लगता है। तो यही जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स है, इनका नाम क्या पड़ गया, पैथोजन। क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा इस चीज़ को कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स क्या हैं, पैथोजन है।
स्केल चूज है, वेट फॉर अ वाइल। यहाँ पर आ जाओ। डिजीज़ कॉजिंग जो माइक्रोब्स होंगे उन्हीं का नाम क्या बोलेंगे हम लोग? पैथोजन। तो एक बार फिर से बोल दो, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स इज नोन एज पैथोजन। इज दिस क्लियर नाउ? अब आते हैं वापस आगे। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही समझने वाला चैप्टर है और बहुत ही ईजी है। टेक इट ईजी, नथिंग इज़ हार्ड हियर। आगे आ जाते हैं। यहाँ पर देखो बोला गया है कि साल्मोनेला टाइफी, अब ये सारे के सारे दे आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कम्युनिकेबल डिजीज़ वाले, मतलब इन्फेक्शस डिजीज़ है उनके बारे में। तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी। बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये पहली बात क्या है? बैक्टीरिया है भाई, याद रखना। नाम से ही है, टाइफी तो कॉज करेगा टाइफॉइड, और साथ में देखो साल्म में एस आ रहा है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एस आ रहा है। तो साल्मोनेला टाइफी ऐसा बैक्टीरिया है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा। अब भाई डिजीज़ कॉज कर रहा है, मतलब ये क्या होगा? पैथोजन होगा कि नहीं होगा? तो सिंपल बात है, पैथोजन तो होगा ही होगा। ठीक, अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा, एज अ रिजल्ट होगा क्या? ये बॉडी और फूड और वाटर के द्वारा फैलता है। फूड और वाटर से फैलेगा, इसके वजह से माइग्रेट हो जाएगा अदर ऑर्गन्स में भी। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। देखो यार, स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ नोन फॉर एब्जॉर्प्शन पार्ट। वहाँ पर जनरली जितना पार्ट होता है वो एब्जॉर्ब होता है। तो सिंपली अगर कोई बैक्टीरिया रह रहा होगा, वो भी एब्जॉर्ब होकर कहाँ आ जाएगा? ब्लड में। अब जब ब्लड में आ जाएगा तो एक जगह से दूसरे जगह पर चला जाएगा। एज अ रिज़ल्ट होगा क्या? वो जो बैक्टीरिया है वो पूरे बॉडी में फैल जाता है। अब इससे होता क्या है भैया? हाई फीवर आ जाते हैं, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस का फीवर हो जाता है। अब आगे के सिम्टम्स याद नहीं कर रहे, बहुत सिंपल है। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर कोई चीज़ रुक रही है तो सिंपली मीन्स वहाँ पर स्टमक पेन हो रहा होगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है बिकॉज फीकल मैटर आगे नहीं जाएगा, सिर दर्द हो सकता है, ये बहुत कॉमन है। लॉस ऑफ एपेटाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख ना लगना। ठीक है, अगर बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करता है तो भूख नहीं लगती है। वो भी कौन सा बैक्टीरिया? वो याद रखना है अपने को। बैक्टीरिया इज साल्मोनेला टाइफी। पूरा नाम होता है, कभी सुना हो तो, साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम। क्लियर है इतना? अब अगर कभी भी सीवियर केसेस हुए, कहाँ गया? इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है। कब? सीवियर केसेस में। इंटेस्टाइनल परफोरेशन का मतलब सिंपल है, बॉडी में इंटेस्टाइन में छेद हो जाना। धीमे धीमे छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, उनको बोलते हैं इंटेस्टाइनल परफोरेशन। अब आते हैं आगे। आगे बोला गया है विडाल टेस्ट के बारे में। विडाल टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होगा, वाइडल टेस्ट भी लोग इसको बोलते हैं। ये ऐसा टेस्ट होगा जो काम करता है टाइफॉइड के बैक्टीरिया को जज करने में, मतलब टाइफॉइड है कि नहीं है वो चेक करने में। एक बहुत ही फेमस लेडी थी जिनका नाम था टाइफॉइड मैरी। एक्चुअली में नाम उनका मैरी मेलन था, लेकिन क्योंकि वो कुक थी, प्रोफेशन से वो कुक थी और वो टाइफॉइड की कैरियर थी, और उन्होंने जो भी खाना बनाया कई सालों तक, इसके वजह से टाइफॉइड उन लोगों में फैलता गया जो उनके खाने को खा रहे थे। इसीलिए बोला जा रहा है कि मैरी मेलन ने टाइफॉइड कई सालों तक फैलाया था, तो उनका मजाक में नाम, निक नेम क्या रख दिया गया? टाइफॉइड मैरी। क्लियर है? एक बार पॉज करो वीडियो, एक बार पूरा देख लो क्या क्या पढ़ा है। अभी तक एक ही डिजीज़ की बात हुई है जिसमें है साल्मोनेला टाइफी, जो कि एक बैक्टीरिया है, टाइफॉइड कॉज करेगा, फूड वाटर के द्वारा फैलेगा। स्मॉल एस से साल्मोनेला टाइफी, एस से स्मॉल मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा, ब्लड के थ्रू बॉडी में कहीं भी जा सकता है, हाई फीवर कॉज करेगा, स्टमक पेन कर सकता है, कॉन्स्टिपेशन करा सकता है, हेडेक करा सकता है, भूख नहीं लगेगा। सीवियर केस में क्या होता है? इंटेस्टाइन में छेद भी हो सकते हैं। और टाइफॉइड के टेस्ट को नापने के लिए एक टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट या वाइडल टेस्ट बोला जा सकता है। और टाइफॉइड को कई सालों तक फैलाती रही मैरी मेलन, इसीलिए उनका नाम रख दिया गया टाइफॉइड मैरी। क्लियर? एक बार रिवाइज भी हो गया आई थिंक। आते हैं नेक्स्ट डिजीज़ पे। इंक चेंज कर ली। नेक्स्ट डिजीज़ पे आते हैं। देखो, बैक्टीरिया दिया है, फिर से बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। उसी जगह नीचे दिया है राइनो वायरस। यहाँ पर देखो, ऊपर और नीचे ये दोनों पैरा अपने को साथ में ही लेकर चलना है। पहला बोला है बैक्टीरिया जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, जो कि फैलाए, या तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये दो बैक्टीरिया के नाम है। एक बार साथ साथ बोल दो, बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। नाम से ये भाई निमोनी है, मतलब निमोनिया कॉज कर रहा होगा। उसी जगह जो वायरस है राइनो वायरस, वो कॉज करता है कॉमन कोल्ड, मतलब जो भी हम लोग को जुकाम होता है दैट इज़ कॉज्ड बाय राइनो वायरस। क्लियर?
अब राइनो वायरस का ही एक प्रकार था कोरोना वायरस, बिकॉज कोरोना में भी क्या हो रहा था भाई, जुकाम ही तो हो रहा था। तो कोरोना वायरस, राइनो वायरस, एक्चुअली दे आर रिलेटिव्स, आसपास के ही भैया रिश्तेदार हैं वो, इसी वजह से दोनों ही क्या करा रहे होते हैं, जुकाम करा रहे होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस ऑल्सो। यहाँ पर डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं है लेकिन सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। पहली बात हम डिफरेंस की बात करेंगे। देखो, जो निमोनिया ही है इन्फेक्ट करता है एल्वियोलाई को, मतलब मोटा मोटा लंग्स को। निमोनिया क्या करेगा, लंग्स को इन्फेक्ट करेगा, जबकि कॉमन कोल्ड क्या करेगा, ये नाक को, रेस्पिरेटरी पैसेज को या तो नेज़ल पैसेज पे ही करता है, लेकिन लंग्स को कभी नहीं करेगा। नॉट दिखा क्या, नॉट दिखा, यहाँ पर आ जाओ, कहाँ गया, ये रहा नॉट, नॉट द लंग्स। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना कि लंग्स को अफेक्ट नहीं करता है कौन, कॉमन कोल्ड। आगे बोला गया है, अगर निमोनिया की बात करो तो निमोनिया में फीवर भी हो सकता है, चिल्स भी हो सकता है, कफ और हेडेक भी हो सकता है, और साथ में सीवियर अगर कभी भी केस हुआ तो सीवियर केस में जो हमारे नेल्स होंगे और लिप्स होगी, नेल्स और लिप्स ये ग्रे से ब्लूइश कलर की हो जाती हैं, और ये फैलेगा किससे, ड्रॉपलेट से, एरोसॉल से, मतलब मोटा मोटा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किससे फैलेगा, ड्रॉपलेट से, एयर के कांटेक्ट से फैल सकता है। किसी ने छींका, सामने कोई बंदा था जिसने इनहेल कर लिया उसे, एज अ रिजल्ट होगा क्या, उसको भी निमोनिया वाला बैक्टीरिया बॉडी में जा सकता है। सेम होता है यहाँ पे, ये भी देखो यहाँ लिखा है राइनो वायरस भी किससे फैलता है, ड्रॉपलेट से। जुकाम भी कैसे फैलता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ये सबको बात यहाँ पर पता है। अब देखो यहाँ से अगर तुमने शेयरिंग ग्लास या यूटेंसिल भी ले लिया किसी इन्फेक्टेड पर्सन का, तो भी ये भी देखो दोनों जगह सेम है। अगर तुमने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ले लिया, पेन बुक ले लिया जिससे जुकाम था और तुमने ले लिया, एज अ रिजल्ट तुम्हारे बॉडी में वो बैक्टीरिया या वायरस चला गया, तो होगा क्या कि सेम सिम्टम तुम्हारे बॉडी में भी वो कॉज करा सकता है। क्लियर? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बिकॉज इट इज़ द रिकॉर्डेड सेशन, तो मैं ज़्यादा इसे लंबा नहीं ले जाना चाह रहा ताकि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर हो सके। एंड वी आर अगेन हेयर विथ लाइन बाय लाइन NCERT, लाइन बाय लाइन क्लियर करते हुए चल रहे ताकि एक भी लाइन ना छूटे, और टॉपर्स के नोट तभी लेकर आए हैं, बगल में जो लाइन है वो भी हम क्लियर करते हुए जाएंगे। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि यार देखो जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है वहाँ पर लंग्स तक इन्फेक्शन होगा, मतलब बॉडी में जो इन्फेक्शन हो रहा है वो कहाँ तक हो रहा है, लंग्स तक हो रहा है, जबकि कॉमन कोल्ड में लंग्स तक नहीं पहुँचेगा, बस नाक और रेस्पिरेटरी पैसेज तक ही रह जाएगा। तो मोटा मोटा निमोनिया लंग्स में होगा, बहुत अच्छा बोल रहे हैं तो एल्वियोलाई बोल सकते हैं, जबकि कॉमन कोल्ड लंग्स में नहीं होगा, नोज़ और रेस्पिरेटरी पैसेज में होगा। डिफरेंस क्या है, इसमें बुखार आता है, निमोनिया में बुखार सिम्टम है, जबकि कॉमन कोल्ड में बुखार नहीं है। एक बार पढ़ लो इसे, कॉमन कोल्ड कैरेक्टराइज्ड बाय नेज़ल कंजेशन, नाक बंद हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, खराश हो सकती है, हेडेक हो सकता है, लेकिन क्या यहाँ कहीं बुखार दिखा, नहीं दिखा। मतलब जुकाम के साथ बुखार हो जाना अलग बात है, जुकाम मतलब राइनो वायरस जुकाम करा रहा है, वो बुखार नहीं करा सकता, और बुखार बाद में आ जाए वो अलग बात है, लेकिन राइनो वायरस ने नहीं कराया, वो बिल्कुल इस चीज़ में साफ सुथरा है कि वो कभी बुखार नहीं कराता। उसी जगह निमोनिया है, निमोनिया भैया बुखार कराता है, ये याद रखना है। क्वेश्चन क्या बन चुके हैं और बनते भी हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीवर is known popularly fever is known as popularly symptom of which of the following। तो इसमें आंसर क्या जाएगा, तुमको लगेगा यार कि यार कॉमन कोल्ड में तो यार बुखार आता है, हम लोग डोलो या पैरासीटामोल जो भी दवाइयाँ होते हैं वो खाया करते हैं, लेकिन ज़रूरी है समझना कि कॉमन कोल्ड मतलब राइनो वायरस जो फैलाता है उसमें बुखार नहीं आता। ठीक, बुखार किस में आएगा, निमोनिया में। क्लियर? अभी एक बार फिर हम रिवाइज भी कराएंगे, एक बार में क्लियर हो जाएगा, बट अभी डिफरेंसेस याद करते चलो। अब आगे आ जाते हैं मलेरिया पे। मलेरिया में देखो यहाँ पर बताना है कि देखो मलेरिया एक्चुअली फैलता है मॉस्किटो से, ये बहुत ही कॉमन है, पता है सबको कि मॉस्किटो फैलाती है, और मॉस्किटो फैलाता नहीं, फैलाती है। मतलब क्या, मॉस्किटो किसी मेल मॉस्किटो के काटने से नहीं होता है, फीमेल मॉस्किटो के काटने से होता है, और उसका नाम है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। कौन सा है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। लेकिन ये मलेरिया मॉस्किटो के काटने से तो होता है, लेकिन मॉस्किटो नहीं करता है इसको। मॉस्किटो के गट में, गट मतलब एक पार्ट है मॉस्किटो के बॉडी का, गले के पास होता है, वहाँ पर मौजूद होते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का ही एक इन्फेक्शस स्टेज है। जैसे तुम बचपन में जब छोटे थे तो तुम्हें बच्चे बोले जाते थे तुम लोग,
अभी भी खैर बच्चे ही बोले जाते हैं स्टूडेंट्स के उस पर। लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे तो नाउ यू आर गोइंग टू नोन एज अडल्ट्स। तो सिमिलरली जो स्पोरोजोइट है वो प्लाज्मोडियम ही है, लेकिन प्लाज्मोडियम की ऐसी स्टेज, ऐसी लाइफ साइकिल या ऐसा पार्ट जहाँ पर वो इन्फेक्शियस हो जाएगा, नुकसान पहुँचाने वाला हो जाएगा, तो प्लाज्मोडियम ही है उसका इन्फेक्शियस स्टेज। जहाँ पर देखो प्लाज्मोडियम याद रखना, अभी स्पोरोजोइट नीचे टर्म आएगा कहीं, तो प्लाज्मोडियम क्या फैलाता है या प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट क्या फैलाता है, फिर से बोल दो मलेरिया। तो मलेरिया का मच्छर फैलाएगा, मच्छर के काटने से होता है। लेकिन मच्छर अगर साफ़ सुथरा है प्लाज्मोडियम से, मतलब मच्छर के गट में प्लाज्मोडियम नहीं है, तो चाहे जितने मच्छर काटे मलेरिया नहीं होगा। लेकिन अगर एक भी मच्छर के गट में प्लाज्मोडियम पहुंचा और प्लाज्मोडियम ने स्पोरोजोइट बना लिया, मतलब स्पोरोजोइट इन्फेक्शियस स्टेज बना ली, तो मलेरिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो बॉडी में इंजेक्ट कर देता है किसको, प्लाज्मोडियम को। क्लियर है। अब जो मलेरिया है, मलेरिया देखो फिर से प्लाज्मोडियम, क्योंकि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स है, तो प्लाज्मोडियम इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटोजोआ, बहुत छोटा सा प्रोटोजोआ होगा। और प्लाज्मोडियम अपने को 3 पढ़ना है। पहला है पी वाइवैक्स, वाइवैक्स इज़ द नेम ऑफ स्पीशीज़, और पी मतलब प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। फिर से बोलो, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, एक बार फिर से, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये साथ साथ बोला करो, मैं इसीलिए साथ साथ दोहरा रहा हूँ ताकि तुम अपने माइंड में एक भी बार रिवाइज कर लोगे ना तो भूलेगा नहीं कि यार वाइवैक्स था, मलेरिया था और फैल्सीपेरम, ये 3 थे जो हाँ प्लाज्मोडियम से रिलेट करते थे और इन्हीं के वजह से मलेरिया हो सकता है। क्लियर है। तो अगर मैं इसे दोबारा बोल रहा हूँ तो एक बार फिर से अपने माइंड में उस चीज़ को दोबारा बोला करो, और अगर बोलना चाहो तो साथ में टंग भी ट्विस्ट किया करो, ताकि आराम से समझते हुए सारी चीज़ें ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, समझ में तो आ ही रहा होगा। अब आगे समझते हैं। यहाँ पे देखो, इसमें से सबसे खतरनाक होता है मैलिग्नेंट मलेरिया, जो कि कॉज करता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो कि कभी कभी इतना सीरियस होता है कि फैटल भी, मतलब जानलेवा हो जाता है। तो मलेरिया परेशान करता है, लेकिन मलेरिया में भी सबसे खतरनाक कौन सा है जो जान ले सकता है, उसका नाम है मैलिग्नेंट मलेरिया। क्या नाम है, मैलिग्नेंट मलेरिया। और ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम कराता है। कौन सा वाला, ये लास्ट वाला, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से मैलिग्नेंट मलेरिया होगा, जिसकी वजह से कभी कभी जान भी जा सकती है, मतलब ये जानलेवा हो सकता है। क्लियर। अब आ जाते हैं आगे। यहाँ पर ये पढ़ने से पहले मैं समझाना चाहूँगा, यहाँ पर लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल आई थिंक विजिबल होगा। ठीक है, लाइफ साइकिल में समझना, यहाँ पर मच्छर ने काटा तो उसके पास थे स्पोरोजोइट आ गए बॉडी में। स्पोरोजोइट कहाँ आ गए, बॉडी में आने के बाद स्पोरोजोइट सबसे पहले जाएंगे लीवर में। सबसे पहले कहाँ जाएंगे, लीवर में। लीवर को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। देखो यहाँ पे लिखा है स्पोरोजोइट, मतलब वही प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शियस स्टेज। लीवर को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। तोड़ने फोड़ने के बाद उसकी जो सेल्स हैं उससे निकल के यही प्लाज्मोडियम पहुंच जाएंगे। देखो, पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर सेल। पहली बात है, जब लीवर में आएंगे तो तोड़ेंगे फोड़ेंगे तो है, ये देखो बर्स्टिंग लिखा है, लेकिन उसके पहले अपना रिप्रोडक्शन शुरू कर देंगे, वो भी कैसा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल नहीं होता है। इसके अपोजिट तुम्हें आंसर देना है। अगर मच्छर आएगा तो मच्छर क्या कर रहा होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा ह्यूमन में। ठीक है, इसके बाद मच्छर नहीं करेगा, प्लाज्मोडियम करेगा, याद रखना। फिर इसके बाद लीवर सेल जब टूट जाएगी, फूट जाएगी, तो यही वाले जो एसेक्सुअली जितने भी इसने अपने नंबर बढ़ाए थे वो कहाँ पर आ जाएंगे, ब्लड में। ब्लड में जाने के बाद चले जाएंगे आरबीसी के पास। देखो यहाँ पर लीवर एंड आरबीसी दोनों तोड़ता है। दोनों मतलब क्या, जब ये एसेक्सुअली फिर आरबीसी में भी जाकर रिप्रोड्यूस करने लगेंगे, मतलब अपने नंबर बढ़ाएंगे। एज अ रिजल्ट होगा क्या, आरबीसी को भी तोड़ देंगे। हुआ क्या, प्लाज्मोडियम बॉडी में आया, पहले पहुंचा लीवर के पास, लीवर पे जाके एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, अपने नंबर बढ़ाया, नंबर बढ़ाने के बाद लीवर सेल को तोड़ दिया। फिर आरबीसी के पास पहुंचा, आरबीसी में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, अपने नंबर बढ़ाया, आरबीसी को भी तोड़ दिया। एज अ रिजल्ट हुआ क्या, आरबीसी भी टूटी। लेकिन जब आरबीसी टूटती है तो एक ग्रैन्यूल निकलता है जिसका नाम है हीमोजॉइन ग्रैन्यूल। कौन सा है, हीमोजॉइन ग्रैन्यूल। ये इसके पहले वाले पैरा में दिया गया है। हीमोजॉइन ग्रैन्यूल के निकलने की वजह से फीवर आ जाता है, और साथ में ही रिकरिंग फीवर एंड चिल्स होता है हर तीसरे चौथे दिन। अभी इसके ऊपर वाला पैरा पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। बहुत ही कॉमन सिम्टम क्या है कि अगर हर तीसरे चौथे दिन बुखार आ रहा है और ठंडी लग रही है बहुत तेज़, तो सिम्टम है कि ये मलेरिया हो सकता है। फिर आगे क्या होता है, जब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो ये अपना फीमेल बना लेगा और अपना मेल बना लेगा। अगर फीमेल बनाएगा तो नाम होगा फीमेल गैमेटोसाइट, मेल बनाएगा तो नाम पड़ेगा मेल गैमेटोसाइट। अब मेल और फीमेल ह्यूमन बॉडी में ही घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं, ब्लड में घूम रहे हैं। अब कोई दूसरा सही मच्छर, मतलब जिसके पास प्लाज्मोडियम नहीं है, कोई दूसरा मच्छर
फीमेल मच्छर बोल सकते हो, फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो जब इस हैंड से सक करेगी वापस ब्लड, तो एज अ रिजल्ट होगा क्या, ये मेल और फीमेल गैमेटोसाइट उसके गट में पहुंच जाएंगे, मतलब खून के ज़रिए उसके बॉडी में चले जाएंगे। जब खून के ज़रिए बॉडी में चले जाएंगे तो होगा क्या, वहाँ पर मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन होगा, कहाँ पर, मॉस्किटो के गट में। फिर समझो ह्यूमन के लीवर और ह्यूमन के आरबीसी में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किए थे, बिकॉज ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आंसर अपोजिट जाएगा। और मच्छर में क्या है, वो सेक्सुअली फर्टिलाइज कर रहे हैं, मतलब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। तो मच्छर में सेक्सुअली किया कि एसेक्सुअली किया, तो आंसर जाएगा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हुआ है। अब देखो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर यही स्पोरोजॉइट कहाँ आ जाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स पे आ जाते हैं। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड से देखो यहाँ पर पढ़ो वाली लाइन, मैच्योर इन्फेक्शस स्टेज स्पोरोजॉइड से बोल दिया गया, एस्केप फ्रॉम द गट, गट से निकल के कहाँ पहुँच जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड में। और सलाइवरी ग्लैंड से फिर वापस जब ये मॉस्किटो दूसरे हेल्दी पर्सन को काटेगी तो उसके बॉडी में क्या पहुँचा देगी, यही इन्फेक्शस स्टेज जिसका नाम है स्पोरोजॉइड। क्लियर? ठीक है, अब इसमें बताओ हमें ये लाइफ साइकिल किसकी पढ़ी है, प्लाज्मोडियम की पढ़ी है कि स्पोरोजॉइट की पढ़ी है, कि स्पोरोजॉइट प्लाज्मोडियम दोनों की पढ़ी है, कि मच्छर की पढ़ी है, फीमेल एनोफिलीस की, किसकी पढ़ी है? तो आई एम वेरी श्योर यू आर वेरी मच अवेयर कि यार जो भी पढ़े हो सब समझ में आ रहा है। दैट मीन्स ये वाली जितनी भी लाइफ साइकिल है, ये लाइफ साइकिल थी प्लाज्मोडियम की। बहुत अच्छा बोलना है तो स्पोरोजॉइट बोला जा सकता है। इसके ऊपर वाला पैराग्राफ फिर से एक बार देखेंगे। यहाँ पर देखो जो स्पोरोजॉइट है वो इन्फेक्शस फॉर्म है किसका, प्लाज्मोडियम का ही। सिंपल, फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो के वजह से फैलता है। इनिशियली पहले मल्टीप्लाई करेगा लीवर सेल्स में, फिर मल्टीप्लाई करेगा आरबीसी के सेल्स में, दूसरा पहुंचेगा आरबीसी में। आरबीसी में जब जाएगा तो आरबीसी को तोड़ देगा। देखो आरबीसी रिजल्टिंग इन द रप्चर ऑफ आरबीसी, मतलब अब रप्चर मतलब तोड़ना, आरबीसी को तोड़ेगा। एज अ रिजल्ट होगा कि ग्रेन्यूल निकलता है जिसका नाम है हीमोजॉइन, और हीमोजॉइन ग्रेन्यूल ही है जिसके वजह से भाई चिल्स और हाई फीवर, अभी पढ़े होना, चिल्स और हाई फीवर हर तीसरे चौथे दिन पे होगा। ये सिम्टम किसका है, मलेरिया का। आगे बताया गया पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन द स्पोरोजॉइड्स और दैट आर स्टोर्ड इन द सलाइवरी ग्लैंड। सिंपल है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और जाकर वो वापस स्टोर किस में हो जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड्स में। तो यहाँ पर देखो स्पोरोजॉइट स्टोर्ड सलाइवरी ग्लैंड, सिंपल है, स्पोरोजॉइट कहाँ स्टोर होगा, एस से याद रखना, सलाइवरी ग्लैंड में। अब यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है कि देखो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर्स 2 होस्ट। मलेरियल पैरासाइट 2 बॉडी पे रहता है। 2 बॉडी कौन सी, ह्यूमन के बॉडी पे जहाँ पर ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा लीवर और आरबीसी में, दूसरा मॉस्किटो के बॉडी में। सिंपल, और इसी के वजह से अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाता है। मतलब अगर प्लाज्मोडियम को ह्यूमन ना मिले या मॉस्किटो ना मिले तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा। और अगर फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो की बात करेंगे तो वो ट्रांसमिटिंग वेक्टर होगी, मतलब वही होगी जो इधर से उधर मलेरिया को फैला रही होगी। तो मलेरिया फैलाने वाली भी मॉस्किटो है, लेकिन एज अ रिजल्ट होस्ट भी मॉस्किटो ही है, वही मॉस्किटो है, क्योंकि उसके बॉडी में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं आगे। यहाँ पर एक लास्ट में ये छोटा सा पैरा दिया है अबाउट एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये एक टाइप का अमीबा की ही बहन है। अमीबा की बहन क्यों, अगर 11th क्लास में आपने कभी पढ़ा हो तो वहाँ पर एंट अमीबा की बात की गई है जो कि मेरीन वाटर में रहती है, मतलब सी वाटर में। अमीबा फ्रेश वाटर का है, एंट अमीबा मेरीन वाटर की है। तो सिमिलरली वो भी एंट अमीबा ऐसी ही एंट अमीबा है। पूरा नाम याद रखो, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये भी सिंपल है यार, प्रोटोजोअन होगा, पैरासाइट होगा, लेकिन ये रहेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। देखो लिखने में भी बड़ा है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका रहेगा कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। और एंट अमीबा है तो अमीबा से वो क्या कराएगा, अमीबियासिस करा देगा, या इसी का नाम कह सकते हैं अमीबिक डिसेंट्री। अमीबियासिस या तो अमीबिक डिसेंट्री। अब फिर से सिमिलर होगा टाइफॉइड जैसा ही, जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ रुक रहा था, लेकिन यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में रुक रहा है। तो सिम्टम सेम है। सिम्टम्स क्या है भैया, पेट में कुछ रुकेगा तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पेट में दर्द होगा, क्रैम्प्स आ सकते हैं, स्टूल में एक्सेस म्यूकस आ सकता है और ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं। ब्लड क्लॉट ज़रूरी है क्योंकि ये थोड़ा ऑर्गेनिज्म बढ़ गया है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका थोड़ा साइज़ में बढ़ गया है, समझ गए। अब समझना, यहाँ साइज़ में बढ़ गया, समझ पाए, नहीं समझे, एक बात समझो। टाइफॉइड इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बहुत छोटा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो बहुत छोटा होगा, वो जनरली क्लॉट नहीं करा पाएगा। लेकिन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक ऑर्गेनिज्म ही है, वो कोई बैक्टीरिया नहीं है, वो पूरा बैक्टीरिया। देखो बैक्टीरिया बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, ठीक है, सेल से भी छोटे साइज़ के मिल जाते हैं, लेकिन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक पूरा सेल है,
वो पूरा ऑर्गेनिज्म है। तो अगर बैक्टीरिया और एंटमीबा हिस्टोलिटिका में कंपैरिजन किया जाए तो साइज़ बड़ा किसका होगा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका का। तो जब ये बड़े साइज़ का है तो क्या करा सकता है, ये ब्लड क्लॉट करा सकता है। और ये फैलता किसके द्वारा है, हाउस फ्लाइज के द्वारा। इसीलिए हाउस फ्लाई काम करती है मैकेनिकल कैरियर की तरह। अच्छा, ये इंक ज़्यादा डार्क तो नहीं हो रहा है, काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एक बार कमेंट में मेरे को बता देना, उसके हिसाब से मैं इंक को भी एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सीवियर ट्रांसमिट होता है पैरासाइट फ्रॉम फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में कैसे जाता है, फीसेस के द्वारा। लेकिन फीसेस से कैसे पहुँच जाएगा भाई, फीकल मैटर तो बाहर होगा, तो फीकल मैटर पे मक्खी बैठती है। मक्खी जब वही खाने पर बैठ जाएगी या किसी भी चीज़ पर बैठेगी और वही खाना या पानी मान लो किसी ने भी अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लिया, ठीक है, इंजेक्शन होता है ना, इंजेक्ट कर लिया, एज अ रिजल्ट होगा क्या, वही जो कैरियर है, वही जो एंटमीबा है वो बॉडी में पहुंच जाएगा हेल्दी पर्सन के और करा क्या देगा, सेम डिजीज़ जिसका नाम है अमीबियासिस या तो अमीबिक डिसेंट्री। क्लियर। अब देखो ये होता कैसे, ये फूड कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू होगा। इसमें फीकल मैटर मेन सोर्स होगा इस इन्फेक्शन का। आई थिंक क्लियर है, ठीक। जितना एक बार पढ़ा है मैं एक बार फिर से यहाँ तक का रिवाइज कराना चाहूँगा ताकि एक बार में सारी बातें यहाँ तक क्लियर हो जाएँ, ठीक। यहाँ पर देखो डिजीज़ टेस्ट अभी कराते हैं क्योंकि लास्ट में उधर से करा लेंगे। यहाँ पर देखो साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है, टाइफॉइड है, जो टाइफॉइड कॉज करेगा पैथोजन से होगा। एस से साल्मोनेला, एस से स्मॉल इंटेस्टाइन में, फूड वाटर के थ्रू फैलेगा। बाद वाला एंटमीबा हिस्टोलिटिका भी फूड वाटर से फैल रहा, लेकिन उसे मक्खी फैला रही, इसे फैलाने की बात नहीं की गई है यहाँ। ये भी ब्लड के थ्रू इधर से उधर जा सकता है क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। हाई फीवर कॉज कर सकता है 39 से 40 डिग्री सेल्सियस, स्टमक पेन कर सकता है, हेडेक कर सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है। सीवियर केसेस में इंटेस्टाइन में छेद हो सकते हैं। स्मॉल साल्मोनेला टाइफी मतलब टाइफॉइड बैक्टीरिया के डिजीज़ को चेक करने के लिए या टाइफॉइड को चेक करने के लिए टेस्ट होता है जिसका नाम है वाइडल टेस्ट। मैरी मेलन एक थी जिन्होंने काफ़ी साल तक अपना मैकेनिकल कैरियर वो रही टाइफॉइड की। इसके कारण काफ़ी साल तक उन्होंने खाना जिनको भी खिलाया वो क्या हुए, टाइफॉइड के शिकार हो गए। एज अ रिजल्ट उनको टाइफॉइड मैरी के नाम से जाना गया। सिंपल। आगे देखो बोला गया है बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से जो फैलेगा उसका नाम है निमोनिया। ये लंग्स में होगा, जबकि राइनो वायरस होगा सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी और नेज़ल ट्रैक्ट में, मतलब लंग्स को नहीं इन्फेक्ट करेगा। ऊपर वाला भी फैलेगा एरोसॉल्स से, शेयरिंग ग्लासेस से, यूटेंसिल से। नीचे वाला भी फैलेगा कॉन्टेमिनेटेड ऑब्जेक्ट से, ड्रॉपलेट से। सेम फैलेंगे दोनों सेम ही, लेकिन यहाँ पर जो ऊपर वाला है उसमें फीवर आ सकता है, चिल्स आ सकती है, कफ और हेडेक हो सकता है, लेकिन फीवर सबसे ज़रूरी है कि फीवर निमोनिया में आता है जबकि कॉमन कोल्ड में फीवर नहीं आएगा। ये एक लाइन रह गई थी कि डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया, DPD, डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया, ये भी कौन सी डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। तो बैक्टीरियल अभी कितनी पढ़ ली है, टोटल 5 पढ़ ली है। सबसे ऊपर वाला टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का, दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी का, और 3 ये वाला डिजीज़ डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया। ये सारी कैसी डिजीज़ेस हैं जो कि कॉज हो रही होंगी बैक्टीरिया से। आगे मलेरिया की बात करेंगे तो मलेरिया कॉज होता है प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस स्टेज से जिसका नाम है स्पोरोजॉइट। और स्पोरोजॉइट यही प्लाज्मोडियम 3 टाइप का होगा जिसमें सबसे खतरनाक है फैल्सीपेरम, कॉज कराएगा मैलिग्नेंट मलेरिया। और जो 2 नॉर्मल वाले हैं वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम मलेरिया है। इसमें होगा क्या, प्लाज्मोडियम मतलब मच्छर जब काटेगा तो प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में अंदर चला जाता है। सबसे पहले लीवर सेल को इन्फेक्ट करता है, लीवर सेल में जाने के बाद एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, लीवर सेल को तोड़ देगा, फोड़ देगा, पहुँच जाएगा आरबीसी में, आरबीसी में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, आरबीसी को तोड़ देगा, फोड़ देगा, फिर अपने मेल और फीमेल गैमीटोसाइट बना लेगा। देखो गैमीट्स ही होते हैं ना ये, लेकिन यहाँ पे टर्म होता है गैमीटोसाइट, साइट मतलब गैमीट वाली सेल। तो मेल और फीमेल गैमीटोसाइट बना लेगा। कोई दूसरा ताज़ा मच्छर आएगा वापस जब खून को सक करेगा, एज अ रिजल्ट होगा क्या, मेल और फीमेल को भी सक कर चुका होगा। और बॉडी में मतलब मॉस्किटो के गट में जाके मेल फीमेल गैमीट है ना, तो गैमीट फर्टिलाइज करेंगे और यही जाकर पहुंच जाएगा स्पोरोजॉइट बनाएगा और वो पहुंचेगा सलाइवरी ग्लैंड में। और सलाइवरी ग्लैंड से वापस जब किसी ये वाला जो सही मच्छर था, मतलब इसको प्लाज्मोडियम नहीं था इसके पास, उसने भी प्लाज्मोडियम ले लिया। अब जब ये वाला मॉस्किटो किसी दूसरे इंसान को कट करेगा, कट मतलब बाइट करेगा, तो एज अ रिजल्ट होगा क्या, उसमें पहुंच जाएगा यही वाले ग्रैन्यूल्स मतलब स्पोरोजॉइट्स। क्लियर। इसके बाद हमने पढ़ा एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये बड़ा ही लिखने में मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। एंटमीबा है तो अमीबियासिस कॉज करा देगा, अमीबिक डिसेंट्री कॉज करा देगा, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ये तो नॉर्मल एकदम सिम्टम है कि कुछ भी रुकेगा तो सेम सिम्टम होना है, लेकिन बड़े साइज़ का है तो ब्लड क्लॉट्स भी करा सकता है।
क्लियर। इसमें क्या होगा, ये भी हाउस फ्लाई मैकेनिकल कैरियर होगा और इन्फेक्टेड पर्सन से जनरली फीसेस से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, लेकिन फैलाती कौन है, मक्खी। क्लियर। आते हैं आगे। अब आगे देखो पढ़ना है अपने को, देखो कॉमन राउंड वॉर्म्स है, एक का नाम है व्यूचेरेरिया, एक का नाम है जिसको बोलते हैं फाइलेरियल वॉर्म, और दूसरे का नाम है एस्कैरिस। ठीक है, तो ये हेलमेंथीज मतलब होता है वॉर्म्स। तो वॉर्म अपने को दो पढ़ने हैं, एक का नाम है व्यूचेरेरिया, एक का नाम है एस्कैरिस। ये रहा एस्कैरिस। व्यूचेरेरिया का ही दूसरा नाम है फाइलेरियल वॉर्म, और एस्कैरिस का ही दूसरा नाम है, अच्छा वो नहीं दिया है, रहने दो, ठीक है। अब एस्कैरिस के बारे में ये पैरा बता रहा है और व्यूचेरेरिया के बारे में ये बता रहा है। तो पहले एस्कैरिस का समझते हैं। एस्कैरिस समझो छोटे छोटे वॉर्म्स होते हैं जो पेट में रहते हैं, पेट में कीड़े जिन्हें बोला जाता है, वो एस्कैरिस ही होते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि देखो एस्कैरिस साइज़ में और बड़ा हो गया, सेम है। टाइफॉइड का बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम छोटे साइज़ का था, इसके बाद एंटमीबा हिस्टोलिटिका थोड़े बड़े साइज़ का हुआ, ऑर्गेनिज्म आ गया समझ लो। इसके बाद वॉर्म आ गया, और वॉर्म भी कहाँ रह रहा है, वॉर्म भी रहेगा, देखो लिखा है कहाँ गया, हाँ इंटेस्टाइनल, देखो इंटेस्टाइन में रहेगा, लार्ज में रहेगा, स्मॉल में रहेगा, उसका बात ही नहीं करना है तुमको, बस रहेगा कहाँ, इंटेस्टाइन में। एस्कैरिस कहाँ रहेगा, इंटेस्टाइन में। अब क्योंकि पूरा ऑर्गेनिज्म ही आ गया है तो ये क्या करेगा, इंटरनल ब्लीडिंग करा देगा, देखो यहाँ लिखा है इंटरनल ब्लीडिंग करा देगा, और एज अ रिजल्ट खून को चूसेगा बॉडी से। जब खून चूसेगा तो बॉडी में अनीमिया हो जाएगा, और क्योंकि बड़े साइज़ का है तो ब्लॉक करा देगा पूरा का पूरा पैसेज, और इसमें फीवर आता है। तो फीवर दो जगह पड़ा, एक कहाँ पड़ा, निमोनिया में, दूसरा फीवर कहाँ पड़ा है, यहाँ पर, याद आ गया। और अगर फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन की बात करें तो ये भी फीसेस से ही फैलता है। एक पर्सन के जो फीसेस होंगे उनमें क्योंकि इनके एग्स आ जाते हैं, यहाँ पे कहीं लिखा होगा, जो इनके एग्स होते हैं वो एक्सक्रीट हो जाते हैं फीसेस के थ्रू, जिसके वजह से यही मक्खी वगैरह या जो भी मैकेनिकल कैरियर होगा वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर बैठेगी और उनके अंडे को ट्रांसमिट कर रही होगी, और जो भी उस खाने को खाएगा या पानी को पिएगा उसके बॉडी में भी वो अंडे पहुँच जाएंगे, मतलब पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, और सेम एस्कैरिस डिजीज़ कॉज कर सकता है। ठीक है, ये पूरा पैरा था एस्कैरिस के लिए। आगे देखो पैरा जो दिया गया है वो व्यूचेरेरिया है, इसकी दो स्पीशीज़ हैं, एक है व्यूचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी और दूसरा है व्यूचेरेरिया मेलाई। ये मलाई नहीं है, ठीक है, दही मलाई वाला, ये है मेलाई। व्यूचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी और व्यूचेरेरिया मेलाई, और इन्हीं को बोलते हैं फाइलेरियल वॉर्म, मतलब व्यूचेरेरिया ही फाइलेरियल वॉर्म है। देखो ये होता क्या है समझना, ये बॉडी में कॉज कराता है, हमारे बॉडी में पूरा का पूरा वेसल है, लिम्फेटिक वेसल, वो करता क्या है, जितने भी एक्सेस फ्लूइड होता है हमारे बॉडी में उस फ्लूइड को वापस भेज देता है वेन के पास, ताकि बॉडी में कुछ भी रुके ना, मतलब जो भी बॉडी का फ्लूइड हो वो घूमता रहे बॉडी में, और जितना भी न्यूट्रिएंट चाहिए वो बॉडी को मिलता भी रहे। ठीक है, अभी भी ये नहीं समझ पा रहे तो कैपिलरीज के पास कुछ छेद होते हैं छोटे छोटे, उन छेद के थ्रू टिश्यूज़ के पास जाना होता है न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिशन उस छेद के थ्रू ही न्यूट्रिएंट्स वगैरह, स्मॉलर प्रोटीन्स वगैरह, WBC भी यहाँ तक अमीबॉइड मूवमेंट की वजह से चली जाती है। अब जब सोचो कुछ भी छेद से नीचे गिर रहा होगा धीमे धीमे, तो क्या होगा, वहाँ पर पूरा का पूरा फ्लूइड भर जाएगा, मतलब टिश्यू के अगल बगल पूरा फ्लूइड भर गया, जिसका नाम टिश्यू फ्लूइड हुआ। अब अगर वो भरा रहेगा तो उधर का एरिया स्वेल हो जाएगा। अब इधर ही जो एरिया स्वेल ना हो तो बगल में एक लगाई जाती है लिम्फेटिक वेसल, एक लगी हुई होती है, लगाई क्या जाती है, लिम्फेटिक वेसल के जरिए जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है तुम्हारे टिश्यू के अगल बगल वो भेज दिया जाता है वापस ब्लड में, ताकि कुछ भी जमा ना हो पाए। लेकिन जब व्यूचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी का इन्फेक्शन होता है तो ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है, वॉर्म होता है, ये जाकर किसके कर देता है, यही जो लिम्फेटिक वेसल है उसी को ब्लॉक कर देता है। अब अगर लिम्फेटिक वेसल ब्लॉक हो गई तो फ्लूइड, मतलब न्यूट्रिशन वाला फ्लूइड टिश्यू के पास तो आ रहा है लेकिन बॉडी में वापस नहीं जा पा रहा है, क्योंकि जो वेन थी या जो लिम्फेटिक वेसल थी जो लेकर जा रही थी पूरे बॉडी में उस फ्लूइड को भेज रही थी वापस, वो ब्लॉक कर देता है। जब वो ब्लॉक कर देगा तो एज अ रिजल्ट होगा कि वो पूरा का पूरा एरिया स्वेल हो जाएगा, और जनरली ये लोअर लिम्स में होता है। देखो क्रॉनिक डिसऑर्डर हो जाता है इसके वजह से, और कहाँ पर होगा, लोअर लिम्स में, देखो पैर के हिस्सों में ज़्यादा होता है। और इस डिजीज़ का ही नाम होता है कि पैर हाथी जैसे लगने लगते हैं, इसीलिए नाम पड़ता है एलिफेंटियासिस, या तो फाइलेरियल वॉर्म ने किया है तो नाम पड़ जाएगा फाइलेरियासिस, सिंपल। इसमें होता क्या है, जेनाइटल ऑर्गन्स भी अफेक्ट हो जाते हैं और ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़ भी हो जाती हैं। देखो कितना सिंपल है ये चीज़ कि तुम्हें आराम से ये सारी चीज़ें याद हो रही हैं, आराम से लाइन बाय लाइन समझते चलोगे, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे समझो, पैथोजन जो ट्रांसमिट होता है वो फिर से एक मॉस्किटो के जरिए होता है, जिसका नाम है क्यूलेक्स। देखो ये टॉपर्स के नोट में बगल में लिखा हुआ है क्यूलेक्स, CULEX। तो एनोफिलीज मॉस्किटो मलेरिया फैला रहा था, जबकि क्यूलेक्स मॉस्किटो फैलाएगा किसको, हाँ बताओ बताओ, पॉज करके कमेंट में बताओ। व्यूचेरेरिया वाले
स्पीशीज़ को, या तो बैनक्रॉफ्टी को या तो मेलाई को, मतलब एलिफेंटियासिस को कॉज कौन कराएगा? मॉस्किटो क्यूलेक्स उसका वेक्टर होगा और कॉज कराएगा यही व्यूचेरेरिया, बैनक्रॉफ्टी या मेलाई। सिंपल। अब आ जाते हैं आगे, रुको इंक बदल लें। आगे दिया हुआ है फंगस के बारे में, ये है रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म को हिंदी में दाद बोला जाता है। ये 3 जीनस है, MET, मेट। M मतलब माइक्रोस्पोरम, E मतलब एपिडर्मोफाइटॉन और T मतलब ट्राइकोफाइटॉन। ठीक है, MET याद रखना। M मतलब माइक्रोस्पोरम, E मतलब एपिडर्मोफाइटॉन, T मतलब ट्राइकोफाइटॉन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये स्पीशीज़ हैं कि जीनस हैं। हमेशा यार आपने पढ़ा है ये चीज़ कि जीनस और स्पीशीज़ ये 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। हमेशा कोई भी नाम लिखा जाता है जैसे होमोसेपियंस, तो ये वाला जो पहला है ये जीनस है और S स्मॉल होता है, खैर H कैपिटल है और S स्मॉल है, और जो लास्ट वाला है ये स्पीशीज़ है। तो जो ये लास्ट वाला स्पीशीज़ है, अभी तक जितनी भी पढ़े थे मलेरिया में, चाहे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो या फैल्सीपेरम हो, वो सब स्पीशीज़ बदल रही थी। लेकिन ये पहली बार पढ़ने जा रहे हैं आप लोग जहाँ पर जेनरा मतलब जीनस ही बदल रहा है। मतलब या तो माइक्रोस्पोरम जीनस का आएगा, या तो एपिडर्मोफाइटन या तो ट्राइकोफाइटन। ये याद रखना, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक होता है, जनरली बच्चे करते हैं और भूल जाते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया इतना। इसके बाद यहाँ पर कॉमनली क्या होता है, ये रिंगवॉर्म ये कॉज करते हैं। एज अ रिजल्ट होगा क्या, कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है मैन में ज़्यादा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू फीमेल में। आगे यहाँ पर बोला गया है, आगे यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये उस जगह जहाँ ज़्यादा होंगे जहाँ पर गर्मी, हीट और मॉइस्चर होता है। तभी देखो बरसात में ज़्यादा ये सारी चीज़ें फैलती हैं। बरसात में रिंगवॉर्म ज़्यादा फैलते हैं क्योंकि गर्मी तो गर्मी रहेगी, साथ में बारिश की वजह से मॉइस्चर भी आ जाएगा। और जब भी रिंगवॉर्म फैलता है तो ड्राई कर देगा स्किन को, स्केली कर देगा स्किन को, और वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी में ये रहेगा। और यहाँ तक कि नाखून पे भी रह सकता है, और सिर पर भी रह सकता है, और स्किन पर भी रह सकता है। ये तीनों जगह रह पाएगा। और कभी कभी जहाँ पर ज़्यादा फोल्ड्स हैं बॉडी में, जैसे इन्होंने आगे बोल रखा है ग्रॉइन एरिया, कहाँ गया, और टोज़ के बीच में, कहीं देखो कहाँ लिखा है, हाँ स्किन फोल्ड्स में हो गया, जैसे ग्रॉइन एरिया में या तो टोज़ के बीच में। यहाँ पर भी क्या होते हैं, ये रिंगवॉर्म ज़्यादा कॉज करते हैं, क्योंकि देखो टोज़ के बीच में पानी अगर फंस गया तो पानी फंसने की वजह से एज अ रिजल्ट होगा क्या, जनरली वो साफ़ नहीं होता है, तो वहाँ से बॉडी तो हीट जनरेट करेगा। अब बताओ हीट और मॉइस्चर मिला क्या, जैसे मिला वहाँ पर क्या उग सकता है, उग मतलब क्या क्या पैदा हो सकता है, रिंगवॉर्म। ठीक है, रिंगवॉर्म जनरली ऐसे भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाएगा, किसके थ्रू, सॉइल के थ्रू भी चला जाता है, और टॉवल्स की तरह भी। इसीलिए कहा जाता है कि आपके जो अपने खुद के कपड़े हों वही यूज़ करें, और जनरली किसी के कंघे वगैरह या कोई ऐसी चीज़ दूसरे की ना ले जो कि पर्सनल है लेकिन उसे पब्लिक की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ठीक, क्लियर। आ जाते हैं आगे। आगे कुछ बोला गया है कि देखिए पर्सनल हाइजीन वगैरह मेंटेन करनी ज़रूरी है, और क्लीन रखना पड़ेगा बॉडी को ताकि बॉडी हेल्दी रहे। ये सारे नॉर्मल एट्रीब्यूट्स हैं, सबको पता है होते हैं। यहाँ पर आप फिर से समझना है कि फूड और वाटर से कौन सा फैलेगा। तो हमने 3 पढ़े, एक टाइफॉइड पढ़ा है जो छोटा छोटा है, जो मतलब ब्लॉकेज करेगा लेकिन ब्लड क्लॉट नहीं कराएगा। दूसरा एमीबियासिस है जो ब्लड क्लॉट करा देगा क्योंकि बड़े साइज़ का है। तीसरा एस्केरियासिस है जो ब्लड को सक भी करने लगता है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग तो कराएगा ही, अनीमिया भी बना देगा, ब्लड को सक भी करता है। उसी जगह जो एयर बॉर्न डिजीज़ है, मतलब जो एयर से फैलने वाली डिजीज़ है, वो बस 2 ही पड़ी, एक निमोनिया ड्रॉपलेट या एरोसॉल से, और दूसरा कॉमन कोल्ड। क्लियर। अगले पैरा में बताया गया है कि मलेरिया और फाइलेरियासिस, मतलब मलेरिया और फाइलेरियासिस ये दोनों किससे फैले थे, मच्छर से। मलेरिया फैला फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो से, जबकि फाइलेरियासिस फैला क्यूलेक्स मॉस्किटो से। तो इंसेक्ट वेक्टर से ये फैले हैं। अब इंसेक्ट वेक्टर से फैले हैं तो अगर हम इन इंसेक्ट को ही ना पैदा होने दें, मतलब मच्छर को ना पैदा होने दें, तो चांसेस इन डिजीज़ से कम हो सकते हैं। इसीलिए कुछ आगे मेजर बताए गए हैं कि देखो अगर कहीं भी पानी रुका वगैरह हो, स्टैगनेंट वाटर हो, मतलब पानी रुका हो तो उस पानी को हटा दिया जाए। कूलर में पानी भरा हो तो वो पानी हटा दिया जाए। और अगर कहीं भी अगल बगल तालाब हो जहाँ पर मछलियाँ हो, तो उन मछलियों में एक मछली डाली जाए जिसका नाम है गम्बूसिया। ये यहाँ लिखा है, जिसका नाम है गम्बूसिया। गम्बूसिया क्या करती है, वो फीड करती है मॉस्किटो के लार्वे पे, मतलब मॉस्किटो के जो अंडे होते हैं, लार्वे होते हैं, उन्हीं को खा जाती है। जब मॉस्किटो के अंडे ही वो खा गई तो आगे जनरेशन नहीं बढ़ पाएगी, एज अ रिजल्ट मॉस्किटो नहीं बनेगा, तो ये डिजीज़ कम हो सकती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर मॉस्किटो को हटाना है तो क्या मेजर्स अपनाए जा सकते हैं। आई थिंक क्लियर है। इसके बाद डेंगू और चिकनगुनिया, ये डेंगू नहीं है डेंगी होता है। डेंगू और चिकनगुनिया एक अलग टाइप का मॉस्किटो जिसका नाम है एडीज़ मॉस्किटो, वो फैलाता है। क्लियर। अब अगर हम बात करेंगे
वैक्सीनेशन की, तो एक डिजीज़ पहले हुआ करती थी स्मॉल पॉक्स, जिसको कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दिया गया है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिजीज़ दैट इज़ कम्प्लीटली इरेडिकेटेड टिल नाउ। तो कम्प्लीटली ऐसी डिजीज़ जिसको इरेडिकेट मतलब हटा दिया गया है वो स्मॉल पॉक्स है। और स्मॉल पॉक्स के बाद अभी सुना होगा कि चिकन पॉक्स होता है, तो चिकन पॉक्स अभी भी मौजूद है दुनिया में, लेकिन स्मॉल पॉक्स को पूरी तरह से हटा दिया गया है। और जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए पूरा का पूरा इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है, ताकि बॉडी में वो बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बन सकें और एज अ रिजल्ट बॉडी प्रोटेक्ट उन सारे बैक्टीरियल डिजीज़ से। तो बैक्टीरियल डिजीज़ किनका किनका इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, किनकी वैक्सीन बन गई है, पोलियो की, सबको पता है पोलियो का वैक्सीन चलता है, डिप्थीरिया, निमोनिया और टिटनेस, ये सारे के सारे क्या हैं, इन सब की वैक्सीन्स बन चुके हैं, ताकि ये वाली जो डिजीज़ेस हैं वो आगे ना फैल पाएँ। जबकि वैक्सीन के ज़रिए किसको ख़त्म कर दिया गया है, स्मॉल पॉक्स को, इतना याद रखिएगा। ठीक, आज के क्लास में इतना ही करेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेशन में लेट मी नो ऑल्सो, एंड कोई भी सजेशन हो देन कमेंट सेशन में अगेन लेट मी नो। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू ऑल, जय हिंद।